तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल संडे एक शानदार मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में, इंग्लैंड में 1-1 से हम बराबर थे और कल डिसाइडर था। और जिस तरीके का मैच हुआ, सेकेंड इनिंग में जब हमारे धड़धड़ा कर 3, उसके बाद चौथा विकेट गिरा, टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन आउट हो गए, तो एक वक्त लगा था कि अब मैच हाथ से निकल गया। बट पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे लगा कि अगर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत करीब 150 के पार तक ले जाते हैं स्कोर, 175 तक, तो फिर चांस बन सकते हैं, क्योंकि विकेट इतना ख़राब था नहीं, धूप भी खिली हुई थी। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की, एक बेहतरीन पार्टनरशिप, और लगभग मैच जिता कर ले गए। फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई, और सेंचुरी बनाने के बाद अगले ही ओवर में जो एक के बाद एक 5 चौके मारे, तो मैच ही लगभग ख़त्म हो गया था। तो बहुत पुराना एक याद होगा आपको, कैफ और युवराज सिंह लॉर्ड्स में वो ऐतिहासिक मैच जिसमें गांगुली कैप्टन और टी शर्ट उतार कर नचाया था उन्होंने हवा में। तो कल वैसे ही मैच का मज़ा आया और इंडिया सीरीज़ जीत गई। तो हालांकि कल मैं चाहता था कि तीसरा और आखिरी वनडे था, विराट कोहली रन बनाए, बट पता नहीं, इधर कई मैच से देख रहा हूँ कि मैं विराट कोहली जो आउट हो रहे हैं वो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड या अच्छी गेंद होती है। और टेस्ट में भी जो आउट हुए तो एक अनप्लेबल एक तरह से बॉल था वो। कल भी वो गेंद अचानक उठी और फिर बल्ले का किनारा लेकर चली गई। कई बार बैड लक होता है और कोहली को लेकर बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक ग्रेट बैट्समैन, और हर क्रिकेटर की लाइफ में ये दौर भी आता है, गुजर जाएगा और फिर अच्छी इनिंग देखने को मिलेगा। तो ये तो रही मैच के बाद। अब आज की कहानी शुरू करूं, जिसकी फरमाइश काफ़ी दिन से आप लोग कर रहे थे। बीच में मैं छुट्टी पर था और इसलिए वो कहानी सुना भी नहीं पाया, लेकिन आज सुनाऊंगा। उससे पहले आपको फिर याद दिला दूं, कुको FM ऐप पर भी आप तमाम तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की कहानियाँ, और बाकायदा क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे, क्राइम से लेके पॉलिटिकल, रहस्य, ये सारी कहानियाँ वहाँ पर हैं जिनको आप सुनेंगे। और ऐसी ही कुछ कहानियाँ, जैसे खासतौर पर अगर मैं 2 कहानियों के जिक्र करूँ, 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन लाइफ, कैसे 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन के पीछे अमेरिका पड़ा और फिर आखिरकार एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की जान गई, वो पूरी कहानी आप कुको FM पर। इसके अलावा जो दूसरा है, हिस्ट्री ऑफ नेटो एंड रशिया, यूक्रेन वॉर, आपको पता है कैसे नेटो और रशिया के बीच में जो टसल था उसकी वजह से शुरू हुआ, वो कहानी आपको सुनाई थी। तो ये 2 कहानियाँ हैं, कुको FM पर आप सुन सकते हैं और अपने अपने पसंद की कहानियाँ सुनकर मज़े ले सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अभी इसी जुलाई में 8 तारीख की बात है ये, जब जापान के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री रहे एक शख्स की गोली मारकर, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब ये खबर आई तो शुरुआत के कुछ घंटों में यही थी कि वो एक इलेक्शन होने वाला था, उसकी रैली में भाषण दे रहे थे, और अचानक शायद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो गिर गए। अगले 1-2 घंटे तक तो यही कन्फ्यूज़न था। फिर आया कि नहीं, उनके जिस्म से खून निकल रहा है, तो कोई हमला हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद राज खुला कि नहीं, वो गोली लगी है। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की बचाने की, लेकिन शिंजो आबे की जान नहीं बचाई जा सकी। यही नाम है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जो 3 किश्तों में अलग अलग, एक बार पहले 1 साल के लिए बने थे 2006 में जापान के प्राइम मिनिस्टर, और इनका अपना पूरा इतिहास है। इनके घर के, इनके नाना और बाकी लोग भी जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो शिंजो आबे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा रहे। 2006 में जब ये बने तो खुद इनकी कुछ आंत की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 1 साल के बाद ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सेहत को देखते हुए। फिर 2012 से 20 तक ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे, 9 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे, और इनके वक्त में कहते हैं जापान ने काफ़ी तरक्की भी की। वहाँ के एक पॉपुलर नेता थे ये। तो शिंजो आबे की पूरी मौत की कहानी है, बीच में आपने तमाम चीज़ें सुनी, लेकिन आज पूरी इनसाइड स्टोरी, और इस स्टोरी में पूरी हमारी मदद की है। टोक्यो में हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, जो वहाँ पर से लगातार हम लोगों को खबरें भी भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, टच में भी रहते हैं। चैतन्य भंडारे टोक्यो में रहते हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक जब हुआ था, आपको याद होगा, तो टीम इंडिया के कोऑर्डिनेटर भी थे। तो थैंक यू सो मच चैतन्य भंडारे जी, क्योंकि इनका ये कहना था कि इंडिया में बहुत सारी शिंजो आबे के मर्डर केस से जुड़ी हुई गलत जानकारी चल रही है। तो इन्होंने बहुत अच्छी नई जानकारी भी भेजी है, वो भी इस कहानी में आपके सामने रखूँगा। शिंजो आबे के कत्ल के पीछे जो वजह है, उस वजह से हम लोग भी ज़्यादा अनजान नहीं है।
अपने देश में आपको पता है बहुत सारे अलग अलग धार्मिक संगठन हैं, बहुत सारे बाबाएँ हैं, बहुत सारे मौलवी हैं जो अलग अलग अपनी दुकान खोल के बैठे रहते हैं। और हम लोग जो सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी उनकी बातों में भी आते हैं। इनमें से कुछ सच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी आप देखें तो आमतौर पर ठगी के और बाकी चीज़ों के किस्से तो सुनने को मिलते ही रहते हैं। तो जापान भी इससे अछूता नहीं है। कहते हैं कि जहाँ इंसान है वहाँ डर भी होता है, वहम भी होता है। तो ये दुनिया है, पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें लोग डर को खूब बेचते हैं। जापान में बहुत सारे अलग अलग धार्मिक संगठन हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। उनमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। ऐसे ही एक धार्मिक संगठन जापान में, और इस संगठन का नाम है फैमिली फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन। जो जापानी में है उसका जापानी में नाम यह है सेकाई हैवा तोइत्सु कातेई रेंगो, यानी कि फैमिली फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन। अब ये एक तरह का रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। शिंजो आबे के कत्ल से कैसे ये संगठन या इस संगठन से जुड़े लोग वजह बने, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस संगठन का जन्म 1954 में हुआ, 1954 में। वो भी जापान में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में के सियोल में एक शख्स रहते थे, मिस्टर मनु सेनमयोन। इन्होंने इस फैमिली फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन नाम की धार्मिक संस्था का गठन किया, और इस संगठन के साथ लोग जुड़ते गए, बहुत सारे जिन जिन की अपनी धार्मिक आस्थाएं और भावनाएं थी। तो 54 में इस संगठन का जन्म हुआ। उसके बाद करीब 14 साल बीत गए। 1968 में तब जापान के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो आबे के दादा और किशी। तो उन्होंने इस साउथ कोरिया में जो ये संगठन बना उसको जापान में फलने फूलने का मौका दिया, और एक तरह से काफ़ी मदद की कि ये संगठन जापान में भी आए, लोगों के साथ काम करे। तो अब यहाँ पे जापान में भी ये संगठन, एक धार्मिक संगठन, काम करने लगा। इस संगठन का बेसिक क्या था, कैसे लोगों को जोड़ते थे, उनका ये था कि देखो एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, और वहाँ वही सब जा सकता है जो इस संगठन के बताए रास्ते पर चलेगा और इसके साथ जुड़ेगा। तो ये तो ठीक है, चलिए कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है, चलेगा सब कुछ। बट उनका एक और भी था, एक उनका अजीब नारा था या फिर वो उनकी लाइनें थी, वो ये थी कि हम इंसानों के पास जितनी दौलत है, ये दौलत हमारी नहीं है, सब ऊपर वाले की है। तो इसलिए आप की जो दौलत है उस पर अपना हक मत मानो, आप उस दौलत को इस संगठन को दो ताकि ये संगठन और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो स्वर्ग के नाम पर, और ये बताते हुए कि जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसे हैं, ये सब ऊपर वाले की है और इसीलिए उसे दान करना ज़रूरी है। तो जो लोग बिल्कुल ही अंधे विश्वास में होते हैं वो ये मानते हैं कि तो भगवान का हुक्म है, ऊपर वाले का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, चलो दान करते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और खूब पैसे लुटाते गए। ऐसे न जाने कितने परिवार थे जिन्होंने सिर्फ स्वर्ग और मोक्ष और इन चीज़ों में आकर मतलब अपनी भी परवाह नहीं की, जितने पैसे धन थे लुटाना शुरू कर दिया। आमतौर पर आदमी दान पुण्य तभी करता है जब आपके पास एक्स्ट्रा हो, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, 3 वक्त का खाना है, बच्चे हैं, बीमारी है, दवा है, स्कूल है, फीस है, इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपके पास बचता है तो मदद करनी चाहिए, और आमतौर पर लोग यही करते हैं और यही कहा गया। ये नहीं कि आप कर्ज लेकर किसी की मदद करें, ये नहीं कि आपके पास खुद खाने के लिए नहीं है और आप अपने घर के लोगों को भूखा रखे हुए हों और जो पैसे हैं कमा कर लाएं वो आपने सब किसी और को दे दिया। ये कहीं से भी अच्छी चीज़ या इसको पुण्य हम नहीं कहेंगे। हाँ, को बहुत ज़रूरतमंद है और ये लगता है कि आपकी उसी वक्त की मदद से उसकी जान बच सकती है, या एक भूखा है जो शायद मर जाएगा, उसको खाना ना दिया जाए और खाना इतना है कि हम ही या तो वो खाए या हम, ऐसे वक्त में ज़रूर मदद करनी चाहिए। लेकिन ये कि सिर्फ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा और हम अपनी सारी दौलत उसी के लिए लुटा दें और हमारा परिवार नीचे चला जाए, उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन ये वो दौर था जब ये फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन आया और उसने लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया, लोगों ने खूब उसको दान देना शुरू किया। ऐसे ही सैकड़ों हज़ारों परिवार में जापान में एक और परिवार रहा करता था जो दान दिया करता था,
और इस परिवार में ही वो लड़का रहता था जिसके ऊपर जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के कत्ल का इल्जाम है। इस लड़के का नाम था तेत्सुया यामागामी। तेत्सुआ इसका नाम है और यामागामी सरनेम है, जैसे हमारे यहाँ होता है। तेत्सुया यामागामी के फैमिली में माँ बाप और इसके अलावा एक भाई और एक बहन, और ये बहुत ही अच्छा परिवार था। और ये जापान के जो एक स्टेट है वहाँ का रहने वाला था। वहाँ पे जो स्टेट है जापान का, मिए स्टेट है एक नाम। तो जापान में जो स्टेट है, राज्य है, उसको प्रीफेक्चर कहते हैं। जैसे हम राज्य कहते हैं या स्टेट कहते हैं, तो जापान में जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उसको प्रीफेक्चर कहते हैं कि ये इस प्रीफेक्चर का है, ये इस प्रीफेक्चर का है। तो मिए प्रीफेक्चर में रहा करता था तेत्सुया। 1980 में इसका जन्म हुआ एक अच्छे परिवार में, और इसके जो फादर थे और इसके दादा की बल्कि एक कंपनी थी जिस कंपनी में इसके फादर काम करते थे। अच्छा खासा पैसा था, रुतबा था, और ओसाका शहर में जापान में ये परिवार रहा करता था। जिंदगी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर ये धार्मिक संगठन जापान में दाखिल होता है, कदम रखता है, और इसी धार्मिक संगठन से तेत्सुया यामागामी की मां धीरे धीरे जुड़ना शुरू होती है। अब जब ये जुड़ना शुरू होती है उस वक्त तक फिर ये होता है कि तेत्सुया के बड़े भाई को अचानक बीमार रहने लगता है। टेस्ट होता तो पता चलता उसे कैंसर है। अब एक घर में जवान बेटा और उसको कैंसर इतनी कम उम्र में, तो कायदे से अब उसकी माँ और बाकी लोगों का ध्यान उस बच्चे की तरफ होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि उसकी माँ इस धार्मिक संगठन से इतना जुड़ गई कि उसने अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान देना छोड़ दिया, और वो सिर्फ उस भगवान और मोक्ष और उनके ही बातों में रहने लगी। अब इधर जो पति है, मतलब तेत्सुया के पिता, उनको ये लगा कि उनकी वाइफ घर पे ध्यान नहीं दे रही, बीमार बेटे पे ध्यान नहीं दे रही, और वो धार्मिक संगठन पर ध्यान दे रही है। उन्हें बड़ा अजीब लगा, कई बार समझाया, मानी नहीं। इसका असर उनके दिमाग में भी पड़ना शुरू हुआ, और वो एक मानसिक बीमारी के शिकार हो गए कि बीवी घर के दौलत एक संगठन पर लुटा रही है, बीमार बच्चे पे ख्याल नहीं रख रही है, कुछ कहते हैं तो सुनती नहीं है। तो इस चक्कर में पिता धीरे धीरे बीमार हो गए और उनको एक मानसिक बीमारी आ गई। और आखिरकार 1984 दिसंबर का महीना था, जब तेत्सुया सिर्फ 4 साल का था। तेत्सुया के पिता ने खुदकुशी कर ली अपनी बीवी के इस रवैये से और बेटे की बीमारी के दुख में। इस घर में ये पहली खुदकुशी थी। 4 साल का तेत्सुया जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ। अब तेत्सुया के पिता की मौत हो गई, माँ यहाँ अकेली। माँ अब अपने बच्चों को लेकर ओकाया से सीधे नारा पहुंच जाती। नारा जो प्रीफेक्चर है, स्टेट, तो नारा के हिरामत्सु शहर में अब ये परिवार शिफ्ट हो जाता है। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर तेत्सुया की फैमिली के लोग थे, मतलब तेत्सुया के माँ के मैके के लोग थे। नाना यहाँ रहा करते थे और वो भी बेहद अमीर थे। तो अब मायके जाने के बाद तेत्सुया की माँ ने अपनी जो उनके फादर की कंपनी थी वो संभालनी शुरू कर दी। ठीक ठाक सब कुछ था, पैसा था, लेकिन इस दौरान में उसका इस संगठन के साथ नाता नहीं टूटा। वो इस धार्मिक संगठन के साथ लगातार जुड़ी रही तेत्सुया की माँ, और लगातार वो उसकी मेंबर बनी, दान पुण्य करती रही। यहाँ तक कि इतनी करीब हो गई कि जो लाइफ इंश्योरेंस था, जो उसके हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस हो रखा था, उसके जो पैसे मिले, तो उसने वो पैसे और अपने बैंक में जो सेविंग थी वो सारे पैसे और वो मिलाकर 1991 से 1994 के दरमियान यानी 3 साल में उस धार्मिक संगठन को सारे पैसे दान कर दिए, इवन LIC वाले भी। और ये रकम थी करीब 6 करोड़ येन, 6 करोड़ येन जो जापानी करेंसी है। 6 करोड़ दान कर दिया LIC और सारे पैसे को लेकर। धीरे धीरे अब ये हुआ कि उसको जो भी पैसे आते, तेत्सुया की माँ उस धार्मिक संगठन को दान करती जाती। इधर माली हालत भी ख़राब हो रही है, पैसे जो आ रहे हैं वो उधर चले जा रहे हैं, घर में बच्चे भी अब परेशान हैं। उधर तेत्सुया के नाना भी परेशान है कि मेरी बेटी क्या कर रही है। जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी एक धार्मिक संगठन के बहकावे में आकर पूरे घर को बर्बाद करने पर तुली है, तो 1994 में जब उसने आखिरी बार सारा दान किया लाइफ इंश्योरेंस के पैसे, तो तेत्सुया के नाना ने अपनी बेटी को पैसे और आर्थिक तौर पर मदद देना बंद कर दिया कि ये तो सब उड़ा देगी। अब जब उन्होंने मदद देना बंद किया तो और घर में हालत ख़राब हो गई। अब इसी के बाद 1998 में फिर उसके नाना की भी डेथ हो गई तेत्सुया की। अब
जो विरासत में ज़मीन और कुछ घर मिले थे, बाप की मौत के बाद तेत्सुआ की माँ ने उसे भी बेच दिया, और उसे भी बेचकर करीब 4 करोड़ येन मिले, वो भी उस धार्मिक संगठन को दे दिया। तो मतलब अलग अलग किश्तों में अब तक वो कुल मिलाकर करीब 10 करोड़ जापानी करेंसी येन इस धार्मिक संगठन को दान कर चुकी थी। 10 करोड़ येन का मतलब हुआ इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो करीब 6 करोड़ के आसपास येन। हालांकि करेंसी के वैल्यू पे अगर आप जाएंगे तो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे डॉलर है जो सबसे ज़्यादा चलन में है, दूसरे नंबर पर फिर यूरो है, तीसरे नंबर पर येन आता है, इसकी वैल्यू है, चौथे नंबर पर फिर चीनी करेंसी है। तो करीब जापानी येन 10 करोड़ का दान दे चुकी, इंडियन करेंसी के हिसाब से वैल्यू 6 करोड़ रुपए। घर की हालत ख़राब, और माँ जो है वो मानने को तैयार नहीं। तो यहीं से अब इधर तेत्सुआ जो था उसे अपनी माँ की ये हरकत धीरे धीरे लगी कि एक माँ जो है वो परिवार की अच्छी बुरी चीज़ों को छोड़कर सारे पैसे यूँ बर्बाद कर रही है। उसके मन में बाकी चीज़ें आने लगी। अच्छा, इधर ज़मीन जायदाद सब बिक गया, नाना की भी डेथ हो गई, कुछ इन्होंने बैंक से पैसे ले रखे वो लौटा नहीं पाए, तो आखिर में बैंकक्रप्ट हो गए। अब बैंकक्रप्ट का मतलब ये था कि चलो आपके कर्ज तो माफ़ कर दिए, लेकिन आपको कोई नया कर्ज नहीं मिलेगा। और इसी दौरान में तेत्सुआ बड़ा हो गया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब लोन और ये सारी चीज़ें मिल नहीं सकता था क्योंकि फैमिली पूरा बैंकक्रप्ट, तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब घर चलाने के लिए उस लड़के ने उस वक्त जाकर वहाँ की सेल्फ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर लिया 3 साल के लिए, जापान की फोर्स में। उससे अपना उसको पैसे वैसे मिलता, उससे घर चलाता, खुद का घर चलाता। लेकिन ये काम करते करते फिर 2005 में 3 साल पूरे हो गए, उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। अब वो वापस आया, उसने फिर देखा घर की हालत वैसी ही है, एक भाई बीमार, दूसरे पिता ने खुदकुशी कर ली, एक बहन है। तो उसे लगा कि इस घर की हालत को कैसे बेहतर बनाएं। 2005 में उसने अपना इंश्योरेंस करा रखा था। उसने कहा चलो खुदकुशी कर लेते हैं और शायद मेरी मौत के बाद मेरे घर वालों को मेरे पैसे मिल जाए। ये सोचकर उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बच गया। और बचने के बाद फिर उसने कहा कि चलो, माँ को समझाया काफ़ी, लेकिन उसकी माँ जो है इन चीज़ों को सुनने की बजाय उस धार्मिक संगठन का चूँकि हेडक्वार्टर साउथ कोरिया था, वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ के जो भी सम्मेलन उसमें हिस्सा लेने के लिए। और वो वहाँ पे थी। जब उसको अपने बेटी की खुदकुशी की खबर मिली तो वो वापस आई, फिर उसको समझाया बुझाया, इसने उसको समझाया, लेकिन फिर खैर समझा, और इसके बाद उसने किसी छोटी मोटी कंपनी में अपना काम करना शुरू कर दिया। 2007 में तेत्सुआ के चाचा को जब ये सारी कहानी पता चली, उसकी माँ का धार्मिक संगठन और उसमें इतने सारे दान देने की बात, तब उन्होंने कोर्ट में एक रिट लगा दी और कहा कि पैसे जितने दिए थे, खुद घर की हालत ख़राब है, खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको पैसे दिए हैं वो पैसे हमें वापस करवा दीजिए दान के। 2007 से 2014 तक ये मुकदमा कोर्ट में चला। 2014 में कोर्ट का फैसला आया और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जो वो धार्मिक संगठन है वो तेत्सुआ की माँ को उस 10 करोड़ येन में से 5 करोड़ येन वापस कर दे। 5 करोड़ येन जो है वो लौटा दिया जाता है किश्तों में अलग अलग। और इसी के बाद, इस फैसले के बाद, अब उसकी माँ थोड़ी सी धार्मिक संगठन से दूरी बना लेती है। अब लगा कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच में ही तेत्सुआ का जो बड़ा भाई जो बीमार था, कैंसर था, वो लगातार अपनी बीमारी से लड़ता रहता है, जूझता रहता है, और आखिरकार फिर 2015 में वो सुसाइड कर लेता है। तो इस फैमिली में ये दूसरी अब खुदकुशी हुई। पहले तेत्सुआ के फादर ने की, अब उसके बड़े भाई ने की। अब उस बेटे की खुदकुशी के बाद तेत्सुआ की माँ फिर एक बार टूटती है और फिर वो उस धार्मिक संगठन के करीब होती जाती है कि शायद सुकून मिले, शांति मिले। और 2018 में वो वापस ज्वाइन कर लेती है, जिससे वो 5 करोड़ दान के वापस ले चुकी थी। अब एक बार फिर उसी के शरण में पहुंच गई। अब जब उसकी माँ दोबारा पहुंचती है पहली बार, तेत्सुआ को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी पूरे घर की बर्बादी और उसके पिता, उसके भाई की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही संगठन है। और उस संगठन को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का गुस्सा पनपने लगता है। फिर वो पता करता है, कहता है कि इस संगठन का कुछ करना चाहिए। तो उसे पता चलता है कि ये जो तोइट्स कोएकाई करके ये जो संगठन है धार्मिक, इसका जो हेड है
वो साउथ कोरिया का है, लेकिन उस हेड की भी मौत हो गई थी। और जब तोइत्सो की काओकी की मौत हुई तो उसके बाद उनकी जो वाइफ थी मिसेस हान हाकोचा, वो इस ट्रस्ट की या इस संगठन की प्रेसिडेंट बन गई। तो अब संस्थापक की मौत के बाद उनकी पत्नी इसको हेड कर रही है। इसे लगा कि अगर तेत्सुआ को ये लगा कि अगर इस संगठन के हेड को मार दें तो शायद ये संगठन बंद हो जाए, बहुत सारे लोग बच जाएं। इसका इसने प्लानिंग शुरू की, लेकिन फिर इसे पता चला कि वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और मारे कहते तो इसने कई बार अलग अलग तरह के बॉम्ब बनाने शुरू किए, बाल्टी बम, कुकर बम, सब अच्छे। चूँकि 3 साल जापानी फोर्स में काम कर चुका था, हथियारों के बारे में नॉलेज थी। लेकिन उसका ये भी था कि ये सारी चीज़ें तो बना चुके, लेकिन इससे काम नहीं होगा, नज़दीक तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, उसकी एक और भी सोच थी कि अगर मैं बम फेंकता हूँ, मारता हूँ, तो सिर्फ बम से एक आदमी नहीं मरेगा, उसके आसपास अगर कोई और मौजूद लोग हैं तो वो भी शायद मारे जाएंगे। और उसका ये था कि उसको मारना सिर्फ एक को है, जो उसका दुश्मन है, जिसकी नज़र में कि वो उसका दुश्मन, उसके घर बार वालों के लिए एक तरह का गुनहगार था। इस दौरान में अब भाई की भी मौत हो चुकी थी। 19-20 आते आते इन तमाम चीज़ों से वो होकर फिर तेत्सुआ की माँ की भी मौत हो जाती है। 1920 के आसपास की बात है। तेत्सुआ की माँ की भी अब मौत हो गई। अब माँ की मौत के बाद अब सिर्फ तेत्सुआ बचता है और उसकी बहन एक बचती है। घर में 3 मौत हो चुकी। तीनों मौत के लिए वो मानता है कि ये कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। अब वो हेड को मारना चाहता है, हेड को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन फिर इसी बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी सारी सोच बदल जाती है। 2021 में 2021 के सितंबर महीने में ये जो धार्मिक संगठन था तोइत्सु क्योकाई, इसका एक सम्मेलन था, बल्कि इसी के एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो भी कहें, जिसका नाम था यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन, यूपीएफ। तो साउथ कोरिया में इसका एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। इत्तेफाक से इस सम्मेलन के लिए जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने शामिल होने नहीं गए, एक वीडियो मैसेज भेजा, और उस वीडियो मैसेज में उन्होंने बाकायदा सब अच्छी बात की इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। इस वीडियो मैसेज के जवाब में उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शिंजो आबे के लिए भी अच्छी बात की गई कि हम आपके आभारी हैं जो आपने ये सब कुछ किया। और फिर उस संगठन यूपीएफ ने इस शिंजो आबे के वीडियो मैसेज को अपने वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इत्तेफाक से उसी यूट्यूब पर नजर पड़ी तेत्सुआ की, और जैसी ही नजर पड़ी उसने कहा कि अभी तक तो वो ये था कि संगठन के हेड को मारेगा, अब हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इस संगठन की तारीफ कर रहा है। तो उसे लगा कि उसके परिवार की बदहाली, उसके परिवार के लोगों की मौत के जिम्मेदार ये सिर्फ संगठन नहीं, इस संगठन से जुड़ा हुआ हर शख्स है। और पहली बार इस वीडियो को देखकर, जिसमें शिंजो आबे ने उस संगठन के बारे में अच्छी बातें कही, तेत्सुआ को यह लगा कि शिंजो आबे ने ठीक नहीं किया, और उसने कहा कि अब उनके हेड तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हमारा अपना प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहा है, मेरी नज़र में ये दुश्मन है। और तब उसने तय किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मारने की बजाय ये जो यूट्यूब पे मैसेज दिया हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि सिर्फ शिंजो आबे नहीं, बल्कि उस वक्त इस सम्मेलन के लिए बाकायदा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी वीडियो मैसेज भेजा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से तेत्सुआ को कोई लेना देना था नहीं, उसको था कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ने कैसे कहा एक्स। अब यहीं से उसका इरादा बदला, टारगेट बदला। उसने कहा कि उस संगठन के हेड को मारने की वजह मैं अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारूंगा। अब वो तैयारी करने लगा। फिर ये था कि बॉम्ब बना चुका था, लेकिन बॉम्ब खतरनाक था, उसे ये भी था कि सिर्फ एक को मारना है। फिर उसने कहा कि चलो बंदूक बनाते हैं। अब फोर्स में काम कर चुका था, यूट्यूब पे गया, बाकी जगहों से। अब इसने गन बनाने के सारे सामान इकट्ठा किए और गन बनाना शुरू किया। इसने अपने घर पे बैठे बैठे 3 बंदूक बनाए। 3 जब बंदूक बना लिया, इसके बाद अब इसे सिर्फ एक मौके का इंतजार था और वो मौका ढूंढने लगा। इत्तेफाक से उसको ये मौका जुलाई के महीने में मिला। हुआ ये कि इसी जुलाई में 10 को तो पोलिंग भी हो गई। जापान के एक निचले या ऊपरी सदन शायद से राज्यसभा का चुनाव होना था। जापान में एक इलेक्शन था पॉलिटिकल। तो उस पॉलिटिकल इलेक्शन में हर पार्टी के कैंडिडेट थे। शिंजो आबे की पार्टी के भी कैंडिडेट थे और वो बाकायदा इलेक्शन कैंपेनिंग पे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे।
तो अपने ऐसे ही एक उम्मीदवार के प्रचार के लिए वो अलग अलग शहर में घूम रहे थे और बाकायदा उनके कैंपेन को लेकर उनकी जो पार्टी का वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल डाली जा रही थी कि वो किस दिन किस शहर में कितने बजे कहाँ अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेंगे। और ये सारी चीज़ें उनके वेबसाइट, पार्टी शिंजो आबे के हर प्रोग्राम प्लान पर वो नज़र रखे हुआ था कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितने बजे कहाँ कितनी रैली है, पब्लिक मीटिंग है। तेत्सुआ हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। इसी के बाद उसे पता चला कि ओकायामा शहर में 7 जुलाई को जो अभी गुजरा है, वहाँ पे प्रोग्राम है शिंजो आबे का और वहाँ एक इलेक्शन रैली है। ये पहुँच गया 7 जुलाई को गन लेकर। 2 गन इसने अपने पास रखे थे, लेकिन वहाँ पे जिस जगह पे भाषण था वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, सुरक्षा कड़ी थी शिंजो आबे को लेकर और आसपास भटकने का कोई मौका ही नहीं मिलना था। तो चारों तरफ देखा और उसके बाद तेत्सुआ ने फैसला किया कि यहाँ पे शायद गोली मारना मुश्किल है। उसने अपना इरादा छोड़ दिया। उसने कहा कि अब इसको छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं, दूसरे मौके की तलाश करते हैं। अब वो 7 जुलाई का उसका पूरा इरादा ख़त्म। अब थोड़ी देर के बाद वो लौट रहा है उस जगह से। अब सोच रहा है कि अगली प्लान कहाँ पे कैंपेनिंग और क्या चीज़ें हैं। तभी उसने देखा कि शिंजो आबे के सोशल मीडिया पर एक नया मैसेज आया और उस मैसेज के हिसाब से अगले दिन यानी 8 जुलाई को शिंजो आबे को नारा शहर में एक रैली करनी थी अपने को उम्मीदवार के लिए। और नारा शहर में रैली उसी जगह होनी थी जिस जगह पर उस धार्मिक संगठन का एक दफ्तर हुआ करता था, जिस धार्मिक संगठन से उसे सख्त नफरत थी, जिसकी वजह से उसके बाप, उसके भाई, उसकी माँ की जान गई। तो ये हुआ कि 8 जुलाई को ये पहले से फिक्स नहीं था, लेकिन अचानक हुआ कि एक और रैली रख लेते हैं और 8 जुलाई को आनंद फानंद में। अब उसे लगा कि ये बेहतरीन मौका है और इसी नारा शहर में वो इस काम को अंजाम देगा। 8 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे के आसपास रैली होनी थी। तो इत्सा पहुंच जाता वहां पे तेत्सुआ। इसके बाद 11:28 पर वहां पे एक स्टेशन है, यामातो सायदाजी स्टेशन, उसके ठीक सामने ये भाषण था। जिस जगह पे भाषण हो रहा था वहां पे तिकोना रास्ता था, मतलब 3 रास्ते एक साथ जा रहे थे अलग अलग। तो 3 रास्तों के बीच में एक ट्रायंगल था, त्रिकोण था, और वहां पे सारे जो सिक्योरिटी फोर्स थे उन सब, जिधर शिंजो आबे का मुंह था उस तरफ सारी चीजें थी। बैक में जो एक रास्ता था उधर थोड़ी सी सुरक्षा कम थी। तेत्सुआ उसी बैक में जाकर खड़ा हो जाता है। जो टेम्पोररी स्टेज था, पीठ उसकी, शिंजो आबे की पीठ उसकी तरफ थी। और ठीक 11:28 पर भाषण शुरू होता है और इस भाषण के शुरू होने का लगभग 1 मिनट भी अभी पूरा भाषण नहीं हुआ था। पीछे से तेत्सुआ 2 फायर करता है। पहली गोली मिस फायर हो गई, लेकिन दूसरी गोली सीधे शिंजो आबे को जाकर लगी, वो भी पीठ के रास्ते। वो गोली लगती है, अचानक गिर जाते हैं। इसीलिए उस वक्त जो कन्फ्यूज़न हुआ कि क्या हुआ, जो दूसरी गोली लगी थी वो गर्दन में लगी थी और एक छाती में लगी थी। उसके एक में से कई फायर हो रहे थे। तो उसके बाद फिर जब खून देखा लोगों ने तब लगा कि नहीं ये फायर हुआ है। इधर गोली मारने के बाद तेत्सुआ भागा नहीं, वो वहीं पे खड़ा हुआ था। अचानक नज़र पड़ी, सुरक्षा गार्ड ने देखा, उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर उनको वहाँ से पहले गाड़ी में और फिर चॉपर पर, हेलीकॉप्टर में नारा शहर के मेडिकल सेंटर कॉलेज ले जाया गया। वहाँ पर उनकी हार्ट बीट्स हालांकि तब बंद थी, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की बचाने की, और आखिरकार शाम 5:03 पर 8 जुलाई को जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्राइम मिनिस्टर रहे शिंजो आबे की मौत का ऐलान किया गया। इसके बाद इधर ये, अब तेत्सुआ तो गिरफ्तार हो चुका था, उसे पकड़ा गया। उसने पूछताछ में इकरार भी कर लिया और उसने पूरी कहानी बताई। इस इंसिडेंट के 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद अचानक एक शख्स को एक लेटर मिलता है और ये वो शख्स था जो जापान के उस धार्मिक संगठन के काले चिट्ठे के बारे में एक जर्नलिस्ट था। वो लिखता रहता था कि कैसे लोग अपने पैसे और फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं और इसके ब्रेन वॉश के चक्कर में, तो वो लिखता रहता था। तेत्सुआ को उसके बारे में पता था। उस शख्स को शिंजो आबे की मौत के चौथे दिन एक गुमनाम लेटर मिलता है। वो लेटर खोलता है, उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो ये था कि मैं तोइत्सु क्योकाई के प्रमुख को मारना चाहता था, मतलब उस संगठन के, लेकिन मार नहीं सका। शिंजो आबे मेरे दुश्मन नंबर 1 नहीं है,
लेकिन उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। शिंजो आबे बहुत बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको मार के मैं तोइत्सु क्योकाई का नकाब उतारना चाहता हूं। यह खत इसी तेउसी ने लिखा था कत्ल से पहले, लेकिन लेटर मिला 4 दिन के बाद मौत के। ये जापान के सारे अखबारों में भी छपा और फिर उसका इकरार जुर्म तो था ही। तो कुल मिलाकर उसने जो बताया उसकी कहानी यही थी कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को उसने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो एक धार्मिक संगठन को, वो नहीं बल्कि उसके पूर्वज शिंजो आबे के मतलब नाना, उन्होंने जापान में पैर पसारने की इजाज़त दी, उसको मदद की, और उसकी वजह से उसका परिवार, उस संगठन की वजह से उसका अपना परिवार बिखर गया, अपना परिवार कंगाल हो गया, और इसलिए वो सज़ा देना चाहता था, और इस वजह से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई। तो ये थी पूरी कहानी। बहुत दिनों से आप लोग इस कहानी की फरमाइश कर रहे थे, और आखिर में फिर एक बार चैतन्य भंडारे साहब, थैंक यू, आपका दिल से शुक्रिया। बाकी आज अपनी इस सिलसिले पे आते हैं। काजल शर्मा, ये टीचर हैं, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे काजल जी। और भेजा है अमजद अली गौर ने, बल्कि इनका 16 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे काजल जी। प्रशांत झा का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत। इसके अलावा योगेंद्र प्रताप सिंह, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। एशर वैश्य, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एशर। और डॉक्टर हिमांशु वैश्य और डॉक्टर अर्चना वैश्य, उनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है, और छत्तीसगढ़ से हैं ये। इसके अलावा आयुष तिवारी, हैप्पी बर्थडे आपको भी आयुष, पंकज ने भेजा है। इमरान अली गोपालगंज से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इमरान। खालिद खान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे खालिद। और टिचकू ने भेजा है। इसके अलावा ताबिश इकबाल ने का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे ताबिश। साथ ही धायाना, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे धायाना। और हिरेन सिजू ने भेजा है। इसके अलावा ताहिर सागवाडिया, हैप्पी बर्थडे। और मैं TAHIR लिखता हूँ, ये TAHER है, तो ताहिर होगा शायद, हैप्पी बर्थडे ताहिर साहब। इसके अलावा गगनदीप सचदेवा जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गगनदीप साहब। और रितु मक्कड़ जी ने भेजा है। साथ ही खिंतराज खती, इनका भी आज जन्मदिन है, और ये जोधपुर से हैं, हैप्पी बर्थडे खिंतराज जी। ब्रिज मोहन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ब्रिज मोहन साहब। और श्री गंगानगर से हैं ये। इसके अलावा मोनिका और डॉक्टर रिपु राजकुमार प्रसाद जी की एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मोनिका जी और रिपु राज जी। और इनके बच्चे हैं बुजो और बिन्नी, उन्होंने भेजा अपनी मम्मी पापा के लिए, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा शंकर कामले, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर भेजी है, तस्वीर भेज के एक तरह से मुझे जलाया भी है इन्होंने। ये कल ओल्ड ट्रैफर्ड में बैठे हुए मैच देख रहे थे, और मैच की बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं। उसको देख के मुझे लगा कि काश मैं भी वहाँ होता। बट थैंक यू शंकर कामले साहब, ऐसी प्यारी प्यारी तस्वीरें भेजने की। उसमें सारी तरह की तस्वीरें आपने, जहाँ बैठे थे पब्लिक स्टैंड से, वहाँ से दिख गया था कि आप ले रहे थे। मोहम्मद शाहनवाज, इन्होंने लिखा है कि विराट कोहली के बारे में आजकल लोग बहुत बातें कर रहे हैं और ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैंने शुरुआत में शायद कुछ कहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि विराट कोहली एक ऐसा बैट्समैन जो एक वक्त मुझे लग रहा था कि शायद तेंदुलकर का रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे, 100 सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन पिछले 2.5 साल से शायद किसी भी फॉर्मेट में वो सेंचुरी नहीं बना पाए। और मुझे लगता है कि हर क्रिकेटर, हर स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में वो दौर आता है जब आप फॉर्म में होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, और कोई भी इससे नहीं बच पाया। आप किसी भी लेजेंड का नाम ले लें, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, ब्रायन लारा, इवन डॉन ब्रैडमैन, कई सीरीज उनके भी नाकाम रहे। तो ये होता है, और अच्छे और बड़े प्लेयर वही होते हैं जो इस फॉर्म को हराकर फिर से फॉर्म में आते हैं। और मुझे लगता है विराट कोहली एक टैलेंटेड बैट्समैन। हालांकि मैंने जैसा कहा कि 2-3 मैच देखकर तो मुझे अफसोस हुआ कि वो जो गेंद थी उस पर शायद कोई भी आउट हो सकता था। तो मेरा अपना यकीन है कि विराट फॉर्म में आएंगे, और ये जो सब लोग बोल रहे हैं मुंह से नहीं, वो बल्ले से जवाब देंगे। इसके अलावा विष्णु प्रिया हैं, इन्होंने लिखा है कि आप क्राइम की कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाते हैं, लेकिन क्राइम ही क्यों, और भी किसी सब्जेक्ट में भी आप सुना सकते थे। तो विष्णु साहब, ये तो मुझे खुद भी पता नहीं क्राइम ही क्यों, लेकिन हाँ, बचपन से जासूस बनने का शौक़ था, तो जासूस तो बना नहीं तो क्राइम रिपोर्टर बन गया, तो इसीलिए क्राइम की कहानियाँ सुना रहा हूँ। बाकी मैं कई और भी कहानियाँ सुना देता हूँ बीच बीच में। इसके अलावा प्रवीण सिंह चौहान हैं टेहरी गढ़वाल से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। माइकल झा हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, और इन्होंने सच में एकदम नाम जो इनका MAIKL, मतलब माइकल जैक्सन वाला
थोड़ा स्पेलिंग बदल दिए, पर माइकल झा हैं ये। सौरभ कसाना है, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सौरभ प्राशर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। शेख मोहम्मद इब्राहिम हैं, इसके अलावा हरप्रीत सिंह जी हैं जालंधर से। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो भी कहानी की फरमाइश है वो ज़रूर पूरी होगी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।